मैं तुम्हें एक बात कहूंगा कि तुम जाके पहली बार आज गूगल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लेना। 48 पेज का है, उसको ढंग से पढ़ लेना। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर मैं इन गलतफहमियों का शिकार हूँ तो मुझे खुशी एक मैं शिकार रहना चाहता हूँ ऐसी गलतफहमियों का। अब तुम एक बार अभी तुम कह रहे थे कि राष्ट्र आम छात्रों से मिलकर बनता है। जब तुम जैसे कम पढ़े लिखे छात्र जिसको कुछ जानकारी ही नहीं है, मुझे ठीक है, तो ऐसा तो छात्र जो राष्ट्र होगा वो तो बीमार राष्ट्र होगा ना ऐसे लोगों से मिलकर। कि मोदी जी अपने अडानी मित्रों को का कर्जा माफ करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई देने के लिए वो तैयार, इसलिए उनको लगता है कि आम जनमानस का भलाई नहीं किया जा सकता है। बहुत सही आपने बात किया। जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं गया, क्योंकि ये इतने बड़े फेम के जो हैं उनके क्रेडिट में कमी आ जाती है, क्योंकि कैमरा राष्ट्रपति जी पे भी फोकस करता है तो मोदी जी का कद छोटा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आपकी बार 400 पर। अरे कुछ नहीं होगा, सब बस बोलने की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। मुझे कोई फायदा नहीं। एज ए स्टूडेंट मैं बेकारी हो चुका हूँ। मैंने 2018 में इंटरमीडिएट पास करा। मैंने एयरफोर्स की तैयारी सोची करी। मैंने डिप्लोमा करा लेटरल एंट्री से। उसके बाद मैंने सोचा एयरफोर्स का फॉर्म डाल दूं। 2-4 पढ़ाई को लेकर के इतना चिंतित था कि उसके माता पिता, घर द्वार, इतना शादी ब्याह, हर चीज का उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि आज उसकी शादी तक नहीं हो पा रही है। ये सरकार, ये रणुओं की सरकार जो है, ये चाहती है कि छात्र भी रणुए रह जाएं। मोदी जी को क्या कहें, वो मंगलसूत्र पे बात करते हैं, अपना मंगलसूत्र नहीं देखें। वो जब छोड़कर आ गए हैं किसी परिवार को, जब आपकी जिम्मेदारी बन गई, आपके गले पर कोई जिम्मेदारी दे दी गई है, आप वो नहीं संभाल पा रहे तो आप देश क्या संभालेंगे? नहीं, आपने कहा कि राष्ट्रवादी सरकार है, आप ये भी कह रहे हैं कि छात्रों से मिलकर बनता है राष्ट्र। जब छात्रों से मिलकर राष्ट्र बनता है तो छात्रों को नौकरी देना राष्ट्रवादी सरकार की जिम्मेदारी है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार किसी भी देश के हर छात्र को नौकरी दे दे। कितनी वैकेंसी दे दी 10 साल में, बताइए? कुछ वैकेंसियां खाली हैं, कुछ है, ऐसी बात नहीं है। आंकड़ों में बताओ यार, पढ़ लिख रहे हो कि ऐसे कुछ बताओगे यार, कुछ भी। अभी देखो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा कवरेज की अगली सीरीज के रूप में हम लोग इस समय सलोरी में हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, ईश्वर सना डिग्री कॉलेज। उसके ठीक सामने हमको एक स्टॉल मिला, मोहब्बत की दुकान नाम से, NSUI के तत्वाधान में। तो इन लोगों से पहले बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इस कैंप का उद्देश्य क्या है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है, NSUI का प्रदेश सचिव हूँ मैं। जी, क्या उद्देश्य है आपके कैंप? हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, तो हम लोग NSUI की तरफ से जब हम लोग से सलाह लिया गया था, कांग्रेस मैनिफेस्टो जब बनाया जा रहा था, तो हम लोग ने युवा न्याय करके उसमें 5 गारंटियां दी हैं। मैं आपको गारंटी बता देता हूं। पहली भर्ती भरोसा में जितने भी सरकारी केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी रिक्त पद हैं उसको हम कैलेंडर जारी कर भरेंगे। उससे लाभ ये होगा कि जैसे चुनाव होता है वैसे लड़के जो भटकते हैं उनको राहत मिलेगा और निःशुल्क फॉर्म रहेगा, उसका एक भी रुपया हम लड़कों से नहीं लेंगे। और दूसरी हमारी गारंटी है कि जितने भी ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी छात्र हैं वो अगर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के बाद कहीं भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे तो एक कानून आएगा जो कि कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती उनको। ये सब कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है, इस मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री ने ये हमला किया है कि सरकार के पास बजट ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इस पर क्या है कि मोदी जी अपने अडानी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई देने के लिए वो तैयार है, इसलिए उनको लगता है कि आम जनमानस का भलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको पूंजीपतियों को पैसा देने से जब खाली पाएंगे तब ना। हमारे जो मैनिफेस्टो बना है हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। हमारी सरकार, हमने कहा था OPS लागू करने के, हिमाचल प्रदेश में लागू किया, कर्नाटक में हम लोग लागू करने, राजस्थान में हम लोग ने लागू किया। तो ऐसा नहीं है जो श्री राहुल गांधी जो वचन देते हैं या जो कहते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास सारी हम लोग लगातार सरकार चलाए, 50 साल चले, हमें पता है कि कहाँ से बजट आता है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस में कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का रंग जो है, रंग की वजह से कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। देखिए, बहुत सही आपने बात किया। जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं गया, क्योंकि ये इतने बड़े फेम के जो हैं
उनके क्रेडिट में कमी आ जाती, क्योंकि कैमरा राष्ट्रपति जी पे भी फोकस करता तो मोदी जी का कद छोटा हो जाता। इसलिए एक आदिवासी महिला का अपमान किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। और ऐसे भी इनॉग्रेशन जब था संसद भवन का, उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो अपमान कौन कर रहा है, जनता सब समझ गई। इसमें कुछ कहने की वो बचा नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? आपका नाम क्या है? आलोक पांडे। क्या नाम है? आलोक पांडे। क्या करते हैं आलोक जी? हम पढ़ाते हैं और मतलब तैयारी भी करते हैं। अच्छा, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में? आपके क्या मुद्दे हैं? सर्वप्रथम मुद्दा तो रोजगार का है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार 2014 से लेकर 24 तक रोजगार के मामले में कैसा काम किया? रोजगार के मामले में काम सही नहीं है इनका, क्योंकि मानिए पेपर लीक हो रहा है। जो एक तो वैकेंसी बहुत कम आ रही है, जो आ भी रही है तो बहुत कम, मतलब उसमें भी कई तरह का प्रोसेस लग रहा है। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी वैकेंसी कोर्ट में फंस जा रही है। तो इस मामले में तो सरकार बहुत कमजोर है रोजगार के मामले में। तो इस बार किसको चुनेंगे? इस बार पक्का राहुल गांधी को। आपका नाम क्या भैया? अजीत मौर्य। अजीत भाई, क्या लग रहा है इलाहाबाद का माहौल कैसा है? इलाहाबाद अब की बार कांग्रेस आ रही है यहाँ पे पूर्ण बहुमत से। अच्छा, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अरे कुछ नहीं होगा, सब बस बोलने की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं, आशा कर रहे थे वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी किस चीज की तैयारी करते हैं? हम तो रेलवे की कर रहे हैं, आशा कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी इस बार 60,000 प्लस आएगी। 5,000 निकाल दिया, झुंझुना पकड़ा दिया है। यहाँ तैयारी करते रहे, बाकी कुछ नहीं होना है। आपका नाम क्या भैया? आपका नाम क्या है भैया? क्या नाम है आपका? अर्जुन मौर्य। क्या लग रहा है 2014 से 24 तक मोदी सरकार ने कैसा काम किया? काम क्या किया है जो है दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस बार किसको जिताएंगे? हम लोगों तो स्टूडेंट लोग का भी कांग्रेस ही चल रहा है। कांग्रेस। मनोज क्या करते हैं? पेड़ कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल मोदी जी का कैसा लगा बताइए। हाँ भैया बता। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू गुप्ता। बताइए 10 साल कैसा लगा इनका? मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एज ए स्टूडेंट मैं लगभग बेकारी हो चुका हूँ। मैंने 2018 में इंटरमीडिएट पास करा। मैंने एयरफोर्स की तैयारी सोची करी। मैंने डिप्लोमा करा लेटरल एंट्री से। उसके बाद मैंने सोचा एयरफोर्स का फॉर्म डाल दूँ। दो चांस मैंने दिया, मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ। उसके बाद मैं आया, कोरोना काल आया, उन लोगों ने वैकेंसी नहीं दी। मेरी पूरी लाइफ चौपट हो गई। 2 साल मैं घर पे रह गया। फिर से थोड़ा सा हिम्मत जुटा के आया हूँ कि शायद कुछ कर लूँ, लेकिन फिर भी शायद जीवन बर्बादी हो रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो 500 साल में नहीं हुआ हमने कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अच्छा बताइए, राम मंदिर लेके हम क्या कर लेंगे? हमको लगता है कि मेरे से ज्यादा भक्त वो नहीं होंगे राम जी के या फिर हनुमान जी के। लेकिन ये जनता को दिखाना कि हम ही सबसे बड़े भक्त है, ये हमको लगता है कि सबसे बड़ी चुतियापा है। ये आप नहीं कह सकते हैं। तो आप इस बार किसको लाना चाहते हैं? हम अपने हिसाब से तो हम लाएंगे जो लाना चाहते हैं हम कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये जो हमारे युवा वर्ग के जितने भी छात्र हैं, जितने भी लड़के हैं, उनके लिए कांग्रेस काफ़ी अपने मैनिफेस्टो में सुविधा दे रही है। और हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार आए। क्या नाम है चाचा आपका? जहाँ त्योहार महानगर अध्यक्ष अंशुमन मेरे मित्र हैं। अरे आपके मित्र कोई भी हो, आप कौन है ये? आपका नाम क्या है? अजीत यादव। तो क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की। मोदी के काम से असंतुष्ट हैं? हमारे पास तो बहुत मुद्दे, हम बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। हमसे ज्यादा आप पढ़े लिखे नहीं। तो क्या उद्देश्य है आपके कैंप का? आपका नाम क्या है? अमित पांडे रफ्तार, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, हम इस समय राहुल गांधी जी के द्वारा चलाए गए अभियान, जिसमें युवाओं के लिए विशेष करके 5 जो गारंटियां दी गई हैं, उसके तहत हम युवाओं से जुड़ना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपका अधिकार क्या है और आपको क्या दिया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है या ग्राम प्रधान का जब चुनाव होता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, लेकिन हमें 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दी जाती है। और वो लड़का 6 साल इलाहाबाद आकर के, या जो भी सिटी है जहाँ की हब है स्टूडेंट का, वहाँ आकर के पढ़ाई करता है। 6 साल 7 साल 15-20 लाख रुपया अपना लगा करके पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको 4 साल की नौकरी 20-25 हज़ार की दी जाती है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? दूसरी बात, इस समय जो युवा इतना बेरोजगार हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, वो हम कैसे क्या करें कि किस तरीके से हमारे जो युवा भाई हैं जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी भी मिले और वो बिजनेस में भी अगर आप जाना चाहें, उद्यम के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में भी जाएं। इस पर भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पेपर लीक का मुद्दा है। कोई भी एग्जाम हो, पारदर्शिता से एक भी एग्जाम पूर्ण नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, उसका पर्चा लीक हो गया, लेकिन पेपर रद्द उसका नहीं हुआ। उसके बाद यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसका पर्चा लीक हुआ। फिर
RORO का हुआ उसका पर्चा लीक हुआ, और अभी हाल में 4 दिन पहले रविवार को नीट का एग्जाम हुआ, उसका भी पर्चा लीक हो गया। यह सरकार जब सरकार चलाने योग्य नहीं है तो फिर इसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जनता के आगे कि मैं सरकार नहीं चला पाऊंगा। फिर ये बड़े बड़े जुमले देते हैं कि हम ये करेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, सारे माफियाओं को ये अपने पार्टी में मिला लिए हैं और कहते हैं हम मिट्टी में मिला दिए हैं। जितने रेपिस्ट हैं, जितने माफिया हैं और जितने भी शोषण करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उनको ये अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं। तो ये बताइए, आप लोग तो एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले बात कर रहे हैं, क्या आपकी बात जनता को आप समझा पा रहे हैं? अगर जनता समझती नहीं तो ये जो हमारे सामने भीड़ है ये भीड़ नहीं होती। और आप खुद युवाओं से बात करिए, उनको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ठीक है युवाओं के लिए, या उनके लिए काल बन करके आई हुई है सरकार। जब से ये सरकार आई है बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लगातार छात्र जो है वो अपने 9x9 के कमरों में फांसी के फंदों पर झूल जा रहे हैं। आए दिन आपको कटरा में, कहीं आपको यहाँ बघाड़ा में, कहीं सलोरी में ये घटना आपको आए दिन मिलेगी कि कोई छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर के इतना चिंतित था कि उसके माता पिता, घर द्वार, इतना शादी ब्याह, हर चीज का उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि आज उसकी शादी तक नहीं हो पा रही है। ये सरकार, ये रणुओं की सरकार जो है, ये चाहती है कि छात्र भी रणुए रह जाएं, आने वाला भविष्य रणुआ रह जाए। इसीलिए जो है ये किसी को रोजगार नहीं दे रही है। मेन मुद्दा हमारा रोजगार है, सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी इस समय। जब मोदी तो कहते हैं 2047 तक जो है विकसित भारत बना देंगे, अभी हम देख रहे हैं 2047 में पता नहीं क्या होगा। हमें लगता है कि 2047 में विकसित इतना होगा कि पूरा भारतवर्ष रणुआ रह जाएगा और सिर्फ एक रणुओं की टोली बन जाएगी। योगी जैसे मोदी है, मोदी जी को क्या कहें, वो मंगलसूत्र पे बात करते हैं, अपना मंगलसूत्र नहीं देखें। वो जब छोड़कर आ गए हैं किसी परिवार को, जब आपकी जिम्मेदारी बन गई, आपके गले पर कोई जिम्मेदारी दे दी गई है, आप वो नहीं संभाल पा रहे तो आप देश क्या संभालेंगे? जब आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे तो देश कैसे संभालेंगे? जबकि देश भी आपका एक परिवार ही इस समय है, वो जिस पद पर है उसकी गरीब। आपका नाम क्या है? चंद्रजीत। क्या नाम है? चंद्रजीत। चंद्रजीत भाई, कैसा लग रहा है आपको? इस बार क्या माहौल है? माहौल का क्या है कि माहौल कुछ भी हो, बीजेपी नहीं आनी चाहिए बस। हाँ, बीजेपी से क्या शिकायतें हैं? बीजेपी से पूरी शिकायतें हैं, स्टूडेंट को लेके, बेरोजगार को लेके, सब जितनी आपकी नजरें जा रही हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसपे आपकी शिकायत ना हो। कोई एक बिल्ड बताइए, मैं बताऊं उस पर शिकायत नहीं है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे, सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मोदी जी रहे ना तो मुझे नहीं लगता कि विकसित होगा, और भी दरिद्र हो जाएगा। अभी तो आप बाकी रैंक में देख रहे हैं क्या सिचुएशन चल रही है। आगे आने वाले बाकी रैंक में देखेंगे भारत का क्या हालत होता है। एक आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ILO की एक रिपोर्ट आई है तो इसमें ये बताया गया है कि कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं भारत के। इस पर क्या सोचना है आपको? तो सही बात है, और इन जब से ये आए तब से उनमें कुछ ज्यादा ही गिरा है, बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपका नाम क्या भैया? अजीत मौर्य। अजीत जी, क्या लग रहा है 14 से 24 तक मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से नंबर का तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो उनको माइनस में देंगे। पॉजिटिव की बात ही नहीं है, एक कंडीशन है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे युवाओं की कैटेगरी, आज आप देखिए मार्केट में खड़े आप हैं तो आपको यहाँ पे 35 से अबव दिखने को मिल जाते हैं, और जो युवा की एज लिखी जाती है तो 16 से 35 के लिया जाता है। और 35 से एबव जब यहाँ पे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तैयारी, अपना जीवन का जो मुख्य भाग है वो तैयारी में बिता देंगे इलाहाबाद एक 6x6 के रूम में, तो फिर देश का हमारे क्या विकास होगा? बहुत बड़ी बात आपने बोली है, प्रोडक्टिव ईयर्स जो है इसमें खत्म हो जाता है। प्रोडक्टिविटी एज भी खत्म हो जा रही है रोजगार के चक्कर में। और रोजगार की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाएंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा रोजगार दे पाए हैं? इलाहाबाद इतना बड़ा है, युवाओं का शहर है, इसमें कौन सा इंडस्ट्री लग गई है? अगर एक लड़का यहाँ पे रहता है, 6,000-7,000 का जो है मंथली का खर्च आता है, अगर वो चाहे पार्ट टाइम जॉब करे, कौन सा जॉब यहाँ पे है, क्या कर सकता है? वहीं पे आप लोग देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे युवा, जो कोई चाय बेचता है, कोई जो है अंगूर का लगाता है, अंगूर बेचता है, कोई फुल्की बेच रहा है। इससे देश का विकास। ये बताइए, सरकार तो कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा काम हो गया, पुल बन गए, सब सारी चीजें बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मान रहे हैं उनकी बात, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। ये तो पुल दिख रहा है, रोड वगैरह। बस वही इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, पहले रोड बनाते हैं, पुनः रोड को तोड़ के नाली बनाते हैं, पुनः नाली को तोड़ के पाइप डालते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी में। भैया आपका क्या नाम है? सुशील कुमार यादव। सुशील जी बताइए, 14 से 24 तक जो है मोदी सरकार को कैसे देखते हैं? हमको लगता है इनकी कुछ योजनाएं सही थी, जैसे स्टार्टअप वगैरह वो सब तो था, लेकिन जो ये दिए, अभी एक रिपोर्ट आई है कि स्टार्टअप पूरी तरह फेल हो चुका है। वही आपको बता रहे हैं। शुरू में जब लॉन्च किए थे तो कुछ योजनाएं इनकी सही लग गई थी, लेकिन अगर देखा जाए वो पुराने बॉटल पे एक लेबल लगा के दिए थे। जैसे ये सब योजनाएं कांग्रेस बहुत पहले जब चालू करना चाहती थी तो उसको उस समय यही लोग विरोध करते थे।
इसके बाद यही लोग दिए कि हम उसी को दे रहे हैं, बस नाम बदल के, जैसे पानी के बिस्लेरी का आता है तो उस पर बैली कर लग गया। तो वही सब हुआ। और जिसके बाद अगर आज की प्रेजेंट स्थिति में देखिए तो आप ILO की रिपोर्ट आई, 83% बेरोजगार है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आ गया, इसमें 91 रैंक मिला है भारत। अंकर इंडेक्स आ गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स आ गया। अब देख लीजिए, ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स क्या है? 111 मानव विकास सूचकांक है, 134। आप विकास कर कहाँ रहे हैं? आप रोड बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, जो सब लोग बता रहे हैं, तो पुल से क्या कितना फायदा मिल जा रहा है? वो तो उसका जो टैक्स मिल रहा है वो सरकार के पास जा रहा है, और सरकार उस टैक्स का अगर सही उपयोग ना करे, हम लोग को कौन सी नौकरी? अब तो 14 से 24 तक मोदी सरकार 10 साल के काम कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी इन चीज़ों को जानते हैं और आपने इस चीज़ों को घूम के यहाँ पता किया होगा कि छात्रों का दर्द, युवाओं का दर्द आपको बता रहा होगा कि मोदी सरकार ने इन 10 सालों में क्या किया। मोदी सरकार में केवल इन 10 सालों में अपने पूंजीपतियों मित्रों को छोड़ के न इस देश के लिए, न इस देश के युवाओं के लिए, न इस देश की महिलाओं के लिए, न इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं किया। आप उन चीज़ों को जान सकते हैं। हमारे नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए 5 गारंटियां दी गई हैं। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं। ये बताइए हमको आप कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा काम किया है, 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, और 2047 तक विकसित भारत ही बना देंगे। अब कैसा चाहिए आपको भारत? देखिए, इन 10 सालों में तो आपको विकसित भारत नहीं दिखा होगा। इन 10 सालों में किसान आत्महत्या कर रहा है। इन 10 सालों में BHU के एक छात्रा के साथ इनके बीजेपी के IT सेल के द्वारा गैंग रेप किया जाता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वो लगातार राजस्थान में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके वो प्रचार करते हैं। उसके बाद भी आज आप देखेंगे तो युवाओं को यहीं पे धरना स्थल पे युवाओं को दौड़ा कर नौकरियां इनकी सरकार बांट रही थी आरोप परीक्षा में। 10 सालों में इन्होंने तो विकसित भारत नहीं बना पाया है। इन्होंने केवल अपने पूंजीपति मित्रों की जेबों को भरा है। इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को ऊपर बढ़ाया है, देश को गर्त में डाल दिया है। जितनी सरकारी जगहें थी आप देख सकते हो, चाहे रेल हो, चाहे हेलीपैड हो, चाहे जो भी हो, उनको उन्होंने बेच डाला है अपने पूंजीपतियों के मित्रों के हाथ के। अच्छा, आप NSUI से हैं। एक पॉलिटिकल सवाल, स्मृति ईरानी और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर जो है रायबरेली चले गए, पर क्या कहें? देखिए, आपको एक बात बताऊं मैं, स्मृति ईरानी तब हुई जब आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को हराकर वहां से जीती। आज उनके परिवार का एक सदस्य जो 30 सालों से पार्टी के लिए ईमानदार रहा है, आज वो अमेठी से लड़ रहा है और बड़ी बुरी हार हारेंगे स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी वही जाएंगी जहां पे उनका अड्डा चल रहा है, जहां पे उनका एक बहुत विकसित तरीके से उनको विकसित किया गया। मतलब अड्डा चल रहा है, मतलब बार में वहीं जाएंगी जहां से उनका अधिकार है। बार आपको लगता है स्मृति ईरानी बार चलाती है? बिल्कुल, आपने देखा होगा उनकी बेटी बार चलाती है। आपने न्यूज में देखा, हर जगह देखा होगा, आप लोगों ने चलाया भी है। उनकी बेटी पूरे बार चलाती हैं, तो वो वहीं पे जाएंगी। और उनको जो पहचान मिली थी अमेठी से आदरणीय नेताजी को हराकर, आज उसी स्थान पर हमारे नेता के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं किशोरी लाल शर्मा जी बहुत ही अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और स्मृति ईरानी उसी गड्ढे में जाके गिरेंगी जहां से निकल के आई थी। अच्छा, ये बताइए कि 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन 80 सीटों में लगभग अभी तक का जो रेशियो आया है 60 से 65 सीट हम लोग जीत रहे हैं। अभी ये सीटें बढ़ोतरी हो सकती हैं। अभी हमारे तरफ का तो अभी 3 ही चरण का चुनाव हुए हैं। अभी हमारे 3 चरण 4 चरण के चुनाव बाकी हैं और 3 चरण के चुनाव में आपको लगा होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, किसके पक्ष में कितने वोटिंग पड़ी है, किसकी क्या सीटें हैं वगैरह वगैरह तमाम न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है। तो वो चीजें आप समझ में आ रही हैं। आपने घूम टहल के भी यहाँ। अच्छा, इलाहाबाद में लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और रोजगार पे खूब सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं रोजगार सरकार दे नहीं रही है, सरकार रोजगार में फेल है। ILO की एक रिपोर्ट भी आती है, नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट खुद आती है कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रोजगार यहाँ लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बन पाएगा, जब इतनी जातियों में और धर्मों में विभाजित समाज है और प्रधानमंत्री तक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं? पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, उन्होंने कहा कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण बीतता है, प्रधानमंत्री का सब कुछ हिंदू मुस्लिम पे आकर रुक जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने आज का बयान दिया है कि द्रौपदी मुर्मू का कलर काला है, इसलिए कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। आपको लगता है कि आप अपनी बात युवाओं में
और देश की आम आबादी को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल। मैं आपको एक छोटे से शायर का एक शेर सुनाता हूँ कि कब तलक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन मादों वाली हवा बांटिएगा, और ये मंदिर या मस्जिद ये शिवालों के मसले, अगर वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा। मेरे दोस्त, अगर हमारा वतन नहीं रहेगा, और वतन की पहचान उन युवाओं से है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि युवाओं के हाथ में जब तक देश की और राष्ट्र की कमान नहीं दी जाएगी तब तक देश विकसित नहीं होगा। तो युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने स्वयं कहा है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये संविधान पर ठेस पहुंचा रहे हैं लगातार। इन युवाओं से आप घूम टहल के पता कर लीजिए, आज युवा उन 10 बाई 10 कमरे में रह के अपने अरमानों को सजाता है, अपने माँ बाप के पसीनों को अदा करने की कोशिश करता है कि उनके माँ बाप ने जो पसीने बहाए हैं खेती किसानी में रह के, उनको कैसे पूरा करेंगे। इन चीज़ों के लिए वो 10 बाई 10 के कमरे में रह के अपने अरमानों को सजोता है। उसके बाद जब वो परीक्षा दे के आता है, अपने कमरे पे जाता है, तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसके आप दर्द को समझिए कि उसके दिल से क्या गुजरती होगी। उसके उस पीड़ा को आप समझेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। खासकर जब वो अपने गांव में जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं कि 10 साल से इलाहाबाद में रह के पढ़ रहा है, आज तक कुछ नहीं कर पाया। सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि अपनी जवानी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स, जब आप सबसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते थे, देश में मानव संसाधन बन के बेहतर कुछ कर सकते थे, उस जवानी के इतने साल जब कोई एक कमरे में रहकर एक दुविधा में, तकलीफ में, समस्या में बिताता है और वैकेंसी नहीं आती हैं, तो क्या वो मानव संसाधन उस तरह बर्बाद नहीं होता है? बिल्कुल बर्बाद होता है। मानव संसाधन के साथ साथ उसकी एक उम्र, उसकी एक आयु, उनके परिवार के जो अरमान है, वो सारी चीजें चकनाचूर होती हैं। और हमारा देश तभी विकसित होगा। आपको मैं बता दूं कि युवा का विपरीत होता है, युवा का तात्पर्य होता है वायु। और वायु कभी किसी की मोहताज नहीं होती है, वो अपना रास्ता, अपनी दिशा और दशा स्वयं बनाती है। तो इस सरकार ने उस वायु को निरंकुश लगा दिया है। इस सरकार ने उनके अरमानों को एकदम पिघला दिया है। उनके अरमानों को जब आप समझेंगे, मैं आपको फिर वही दोहराऊंगा कि मेरे माँ बाप मुझसे कुछ आशाएं रखते हैं कि मेरा बेटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरा बेटा इलाहाबाद में पढ़ रहा है, काश IAS और PCS बन के आएगा। आप भी जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ IAS और PCS की फैक्ट्री कहा जाता था, पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता था। क्या वो सारी चीजें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यमान हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज ये तमाम सवाल है, और ये सरकार ने सारा कुछ किया है। राहुल गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से 2 निर्णय लिए हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो क्या कहते हैं सेना में 4 साल का उन्होंने वो दिया है अग्निवीर योजना, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। और दूसरी चीज, छात्र संघ को बहाल किया जाएगा, छात्र नर्सरी को बहाल किया जाएगा। आपका नाम क्या है? आदर्श सिंह भदौरिया। आदर्श, क्या लग रहा है 10 साल में मोदी सरकार का काम, और अब क्या NSUI से आप भी हैं? ये बताइए कि आप क्या अपनी बात आम छात्रों को समझा पा रहे हैं? बिल्कुल समझा पा रहे हैं। आज हम आम छात्रों के बीच में हैं। आप सोचिए कि ईश्वर सड़क का जो चौराहा है, छात्रों का चौराहा कहा जाता है, छात्रों का चौराहा माना जाता है, और छात्रों के चौराहे पे हम आके खड़े हैं। और एक छात्र, इस प्रकार आप देखिए, कैमरा घुमा के दिखाइए किस प्रकार छात्रों की भीड़ है, किस प्रकार से हमारे इस युवा न्याय गारंटी को देख रहा है, किस तरीके से उसको पढ़ रहा है, किस तरीके से विश्वास कर रहा है, किस तरीके से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को छोड़ दे और नौकरी पे वोट दे, रोजगार पे वोट दे, इकोनॉमी पे वोट दे, GDP पे वोट दे। मोदी जी तो कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना देंगे। देखिए, मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि 400 सीटें हम ला रहे हैं, लेकिन मेरा तो जो आकलन है, उनकी 150 ज्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। और अगर 400 को नारा दे रहे हैं तो सकता है कि 10-20 सीट इस्लामाबाद से ला रहे हो, पाकिस्तान से, जापान, चाइना से भी ला रहे हो जी। तो ये NSUI के कुछ छात्र हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात कर रहे हैं। आम छात्रों का हुजूम यहाँ पर है, तो कुछ आम छात्रों से भी समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सत्यम मिश्रा। सत्यम जी, आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा? नहीं, 2-3 चीजें तो पढ़ी, जैसे कि जो हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति में से कुछ हिस्सा जो है छीन के हटा दिया जाए, रिजर्वेशन कुछ हद तक संपत्ति का हिस्सा छीन के हटा दिया जाएगा। कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा, जैसे कि कुछ हद तक रिजर्वेशन हो गया, और हमारी जो महिलाएं हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है अल्पसंख्यकों को देने की बात कही गई। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं, जैसे राहुल गांधी कुछ बता रहे थे ना सर टेलीविजन में कुछ। ऐसा तो कोई बात नहीं। कहाँ आपने सुना? टेलीविजन में हल्का फुल्का, मतलब ऐसे ही कुछ चीजें जानकारी देखने को मिली थी। आप तो छात्र हैं, आपके पास सब कुछ उपलब्ध है। आप नेट पे जाइए, PDF में डाउनलोड कर लीजिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और उसको पढ़ लीजिए कि क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कह रही है। और चाहे कहे या न कहे, फ्री प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह बिल और उसके स्वभाव से तो लगता ही है। और
देखा जाए तो सबसे अधिक समर्थन हमारा भी राष्ट्रवादी सरकारों को ही है। किसको? जैसे कि भाजपा आज के टाइम में। आप क्या करते हैं? अभी पढ़ाई करते हैं। कितने साल तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BSc। तो आपको राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है बताइए? राष्ट्रवाद का मतलब कि जो राष्ट्र के हित में काम करे। तो क्या कांग्रेस आपको लगता है राष्ट्र के हित में काम नहीं करती? जितना मेरा अनुभव है, नहीं। अच्छा, राष्ट्र कैसे होता है? राष्ट्र कैसे किससे मिलकर बनता है? राष्ट्र हम ही लोगों से मिलके बनता है, यहाँ के रहने वाले नागरिकों से मिलके बनता है। आपको लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? मेरा जहाँ तक अनुभव है, नहीं। तो राष्ट्र जो है दलितों से मिलकर बनता है, महिलाओं से मिलकर बनता है, आम छात्रों से मिलकर बनता है। तो बीजेपी ने 10 साल में क्या आम छात्रों को रोजगार दिए? ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी सरकार आए तो हर व्यक्ति को। नहीं, आपने कहा कि राष्ट्रवादी सरकार है, आप ये भी कह रहे हैं कि छात्रों से मिलकर बनता है राष्ट्र। जब छात्रों से मिलकर राष्ट्र बनता है तो छात्रों को नौकरी देना राष्ट्रवादी सरकार की जिम्मेदारी है ना? ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार सभी किसी भी देश के हर छात्र को नौकरी दे दे। कितनी वैकेंसी दे दी 10 साल में बताइए? कुछ वैकेंसियां खाली हैं, कुछ है, ऐसी बात नहीं है। कुछ आंकड़ों में बताओ यार, पढ़ लिख रहे हो कि ऐसे कुछ बताओगे अल कुछ भी? अभी देखा जाए अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन कहीं कितनी खाली? कहीं पेपर्स वगैरह लीक हो जा रहा है तो वहाँ की नाकामी है। तो पेपर लीक हो जाए तो कौन नाकाम है? नाकाम तो अब सरकार, तो राष्ट्रवादी सरकार पेपर लीक करवा रही है। वहाँ का प्रशासन और ये व्यवस्था भी तो एक तरह से। प्रशासन किसका है? ऐसा अब देखा जाए तो अब किसी का दुकान है और दुकान में कोई ये हो रहा है तो जरूरी नहीं है हर बार मालिक ही जिम्मेदार हो, वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो भी तो जिम्मेदार हो। अच्छा, तो दुकान में मतलब ये है कि आपका कहना है कि प्रशासन नौकर है इनका, मालिकों? ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि नौकर है, कार्यकर्ता वहाँ पे जो रहने वाले एक तरह से उन्हीं की छवि से। यार तुम एक बार ये कह रहे हो कि राष्ट्र जो है आम छात्रों से मिलकर बनता है, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ क्यों गई है, फिर तुम कह रहे हो कि सब चोर हैं। देखिए, मैं अपना देख के चलूंगा, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। पढ़ते होते हो? जी बिल्कुल। इंटरनेट चलाते हो? बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि कांग्रेस जो संपत्ति छीन लेगी, कहाँ सुने हो? को देख के तो नहीं कहूंगा कि वो बेरोजगार है तो हर कोई बेरोजगार है। मैं तो रोजगार मुझे है। तुम कह रहे हो कांग्रेस संपत्ति छीन लेगी, कहाँ देखे तुम? आप मीडिया से हैं। मीडिया से ही है तभी तो बात कर रहे हैं। पर आप कांग्रेस का ही पक्ष रख रहे हैं। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं सरकार का मूल्यांकन कर रहा हूँ। जी, तो हम थोड़ी ऐसा कर रहे हैं कि बेरोजगारी, देखिए ऐसा तो है ना कि किसी भी सरकार में बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, समय लगेगा धीरे धीरे, पर उस चीज लेकिन राष्ट्रवादी सरकार में 60 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जरूर हो गई। 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया? उसको तो अधिक समय था। 70 साल में कांग्रेस ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? उसको तो बहुत अधिक समय था। बेरोजगारी तो भी सबसे ज्यादा है 60 साल में। अब अभी तो 2014 में मोदी जी आया तो कौन सा कितना देखा जाए, दोनों की अगर तुलना की जाए तो बहुत हद तक सुधार उन्होंने किया है। मैं तुम्हें एक बात कहूंगा कि तुम जाके पहली बार आज गूगल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लेना, 48 पेज का है, उसको ढंग से पढ़ लेना। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर मैं इन गलतफहमियों का शिकार हूँ तो मुझे खुशी एक मैं शिकार रहना चाहता हूँ ऐसी गलतफहमियों का। अब तुम एक बार, अभी तुम कह रहे थे कि राष्ट्र आम छात्रों से मिलकर बनता है। जब तुम जैसे कम पढ़े लिखे छात्र जिनको कुछ जानकारी ही नहीं है, मुझे ठीक है, तो ऐसा तो छात्र जो राष्ट्र होगा वो तो बीमार राष्ट्र होगा ना ऐसे लोगों से मिलकर। बिल्कुल। और अगर इसको बीमार राष्ट्र, अगर ऐसे छात्रों को वजह से, अगर आप क्या कहेंगे भैया? ये कह रहे हैं कांग्रेस जो है आम लोगों की संपत्ति छीन लेगी। अब देखिए, कुछ लोगों की जो मानसिकता होती है वो बहुत कुंठित मानसिकता होती है, और कुंठित मानसिकता के लोग अपना जवाब, अपनी बात वहीं तक सीमित रखेंगे जहां तक उनको जो है, जैसे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, ठीक है, जो नेता इनको ऐसे युवाओं को बरगला ले जाते हैं वो इस तरीके की बात करते हैं। अभी मैं सुन रहा था आपकी बात, और नहीं, मुझे ये दुख हुआ इस बात का कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति छीन लेगी। देखिए, तो मैंने पूछा कि मैनिफेस्टो पढ़े हो, तो कह रहे नहीं पढ़े। मैं देखिए, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इस समय जो है बेरोजगारी जो है जिस तरीके से चरम सीमा पे है, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, जिस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ये देश के हित में नहीं है। ये देश को फिर से गुलामी के स्तर पे लेके जा रहे हैं। अगर जल्दी लोग नहीं समझें, जैसे हम जैसे युवा हैं, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मतलब इस तरीके से एक पक्ष को लेकर के बिल्कुल अंधभक्ति वाला काम करते हैं, किसी भी चीज को लेकर के बोल देता है तो यही होता है, उसको सत्य बोल दिया भाई, अंधभक्त ही कहा जाता है। आज के टाइम में ट्रेंड चल गया कि अगर कोई राष्ट्रवाद या बीजेपी का समर्थन कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, अगर कोई, अरे राष्ट्रवाद बीजेपी की जागीर थोड़ी है यार, या फिर कोई अगर सत्य का समर्थन कर रहा है या फिर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो या उसका मतलब यहाँ जय श्री राम कहाँ से आगे रोजगार? नहीं, एक बात कह रहे हैं कि तो उसका मतलब यही आज के टाइम में वही हो रहा है कि उसको अंधभक्त कह दिया जा रहा है। अरे यार तुम कह रहे हो कि कांग्रेस संपत्ति
छीन लेगी। तुम कह रहे हो मैनिफेस्टो नहीं पढ़े तो अंधभक्त नहीं कहोगे तुमको, क्या कहा जाएगा? इंटरव्यू या ये तो देखा ही होगा, भाषण में राहुल गांधी बोल रहे थे कि मैंने थोड़ा सा, इतना तो है ना कि उनका पूरा इंटरव्यू या पूरा भाषण कोई देखे, हर पूरा तो कोई देख नहीं सकता। अपने काम की चीज देखते हो? लेकिन हाँ बिल्कुल, एक चीज हमने अपने काम की चीज देखते हो? एक क्लिप हमने देखा था उनका एक भाषण में राहुल गांधी का, कि उन्होंने ये कहा था शायद राजस्थान या क्या चीज सिलेक्टेड देखेंगे, सिलेक्टेड दिखाई देगा। सिलेक्टेड आप भी अपने हिसाब से देखे होंगे, तभी तो अंधभक्त कह रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, बस एक कदम दूर है, बस नीट का पेपर आउट हो कोई मतलब ही नहीं, यूपीएससी का बचा है, बस विश्वगुरु बन जाएंगे, बस एक कदम दूर है। सिलेक्टेड तो आप भी देख के और अपने अनुसार अब आप लोग जवाब, अब आप चाहते हैं कि मैं आपके अनुसार जवाब दूं, तो वो तो मैं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, जवाब दीजिए मत दीजिए। अगर जो बात आप कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए, उसको चेक करिए। दुनिया में डंका बज रहा है, डंका बजने को दुनिया का कोई पैमाना होगा ना, खुद से भी तो बनाए होंगे। जब दुनिया को एक चीज और है, नेता लोग युवाओं के अंदर इतना जहर भर दिए हैं जात के नाम पे, धर्म संप्रदाय के नाम पे, कि वो इससे उठ करके इससे ऊपर की बातें वो सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि भाई साहब हम इनके पास रोजगार है, वो सोच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन रोजगार नहीं, पढ़ लिख रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो मतलब चिंताजनक। हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, 2021 में फॉर्म भरे हैं, अभी तक भाई साहब चयन बोर्ड का गठन नहीं हो पाया और एग्जाम डेट तक नहीं आया, और जितना पेपर हो रहा सब पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ रह करके उम्र धीरे धीरे बीत जा रही है सबकी, और ऐसे मौके पे मतलब सिर्फ एक सरकार की बात करके, चाटुकारिता की बात करके, लुलुपता की बात करके, कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर अपना ज्ञान है, सम्मान स्वाभिमान है, उसको हम लोग गिराने का काम कर रहे हैं। जो चीज़ सही है सही बोलना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोग बात कर रहे हैं उनको लोग देशद्रोह से जोड़ देते हैं, और जो लोग अंधभक्ति करते हैं वही खाली इस देश के जो है सच्चे देशभक्त हैं, बाकी और कोई नहीं है। कहने वैसे डाटा छोड़िए, जो लिखा हुआ है वास्तविकताओं में जाकर के पता कर लीजिए, इसमें मालूम हो जाए कितना रूम खाली है। यहाँ एक महीना ढूंढो, एक रूम। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अजय पांडे बागी। तो अजय भाई बताइए क्या स्थिति है? आप भी एनएसयूआई से हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग अपनी बात जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कन्वे कर पा रहे हैं आम छात्रों में? बिल्कुल, हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इस बार जो बेरोजगारी फैली हुई है उसके खिलाफ हर एक युवा वोट करे, और इसी संकल्प के साथ हम लोग कांग्रेस का जो युवा न्याय पत्र गारंटी है उसको लेकर के हम युवाओं के बीच जा रहे हैं। हमारे युवा न्याय पत्र में युवाओं से वादा है, पहला वादा ये है कि जो देश में ये तो आपके दो और लोग बता चुके हैं हमको बस केवल ये जानना है, इलाहाबाद में जो छात्र हैं आप उनको अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, वो क्या समझ पा रहे हैं, और क्या वाकई में रोजगार मुद्दा है? जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इलाहाबाद में 10 लाख से ज़्यादा छात्र रहते हैं, अगर वाकई में रोजगार मुद्दा हो जाए तो ये 80 से 80 लोकसभा सीट प्रभावित होगी। देखिए, आपको लग रहा है रोजगार मुद्दा बन रहा है? अगर आप इलाहाबाद में रहते हो तो हम बता दें कि आए दिन इलाहाबाद में हर डेली यूसी में आप देखेंगे कि एक दो आत्महत्याएं खबर आती रहती हैं। वो कहीं ना कहीं जो युवा होता है बेरोजगारी से हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। आप देखेंगे यूपी पुलिस की पेपर लीक हो गई, आरओ का पेपर लीक हो गया, अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ है वो भी लीक हो गया। तो ऐसे में सरकार के इन सारे जो पेपर लीक का जो स्कीम चल रहा है इससे हताश होकर युवा आए दिन आत्महत्या करता है। और ऐसे हालात में मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप लोग कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी पे एक बार विश्वास करिए, और जो 30 लाख रोजगार देने का कांग्रेस का वादा है उसके समर्थन में वोट करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी की जो छवि है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत इमर्ज हुई है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी डर के भाग गए। देखिए, ये उनकी पसंद थी कि वो कहाँ से लड़े कहाँ से न लड़े, ये लोकतंत्र में सबकी पसंद होती है कि जो जिस लोकसभा क्षेत्र से चाहे वहाँ से लड़ सकता है, तो उनकी पसंद थी, वो दो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा फैलाना भाजपा का काम ही है। वो हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाने का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जाति मजहब धर्म आरक्षण इस सब का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, तो उनके बहकावे में नहीं जाएगा। आज का युवा पढ़ा लिखा है, केवल और केवल यहाँ रोजगार नहीं मिला है इसलिए युवा यहाँ सड़कों पे दिख रहा है। अगर रोजगार मिलता तो ये लोग कहीं ना कहीं जाकर नौकरियां करते हैं। मैंने एक चीज देखा कि यहाँ का युवा जो है पहले से जागरूक है। मतलब जब हम उसके पास पहुंच रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, सरकार की नीतियों को बता रहे हैं, तो कह रहा है कि हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो अपने परिवार घर को भी समझा रहा हूँ कि बार कांग्रेस को वोट दीजिए। पूरी तरीके से किसान परेशान है, किसान का भी बेटा इलाहाबाद में पढ़ने आता है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, युवा परेशान,
बेरोजगारी का आलम ये है कि सुबह खाने से लेके सुबह तक का व्यवस्था रात में सोचना पड़ता है, सुबह हम क्या खाएंगे। और महंगाई इतनी बढ़ गई है। बात कर लेते हैं, क्या नाम है भैया आपका? हरिओम नंदन। हरिओम नंदन। कितने दिन रह रहे हैं इलाहाबाद में? इलाहाबाद में 4 साल से। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने रोजगार के मामले में कैसा काम किया है? रोजगार के मामले में जीरो, कोई वैकेंसी नहीं, जो वैकेंसी आई अभी तक क्लियर नहीं हुई। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सिविल सर्विस की। अच्छा, सिविल सर्विस में अभी आर और पीसीएस का पर्चा लीक हुआ है, आप उसका एग्जाम दिए थे? जी जी, तो उससे देखिए हम लोग पर्चा बढ़िया, पेपर अच्छा गया और लीक हो गया, तो अब इसके लिए भी अब आर्थिक जिम्मेदारी भी दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा ये बताइए, मैं पर्चा लीक होने का जो गणित है, लोग कहते हैं पर्चा लीक हो गया खूब शोर होता है, लेकिन जब एक पर्चा लीक होता है तो वो छात्र कम से कम 1 से 1.5 साल पीछे हो जाता है जी। और इलाहाबाद में 1 से 1.5 साल रहने का जो एक्सपेंस होता है मेरे हिसाब से कम 1 लाख तो होगा ही जी। तो आपके समय का भी नुकसान, आर्थिक नुकसान भी, मानसिक नुकसान भी, कैसे देखते हैं इसको? इसको बहुत पैनिक स्थिति हो जाती है हम लोगों की। और यहाँ गर्मी में या किसी तरह से हम लोग किसी तरह से हम लोग रहते हैं यहाँ गर्मी में और बहुत दिक्कत होती है। एक बार पेपर लीक हो जाए और हम लोग आशा करते हैं कि निकल जाए यहाँ से जल्द निकलें। तो हम लोग थे ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के जस्ट सामने। आमतौर पर जो धारणा है आम छात्रों की धारणा, वो रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और रोजगार के मुद्दे में मोदी सरकार बुरी तरह फेल रही है। कुछ और छात्र मिलते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मेरी जहाँ तक समझ है कि ये देश, ये राष्ट्र आम लोगों से मिलकर बनता है, आम छात्रों से मिलकर बनता है, आदिवासियों से मिलकर बनता है, दलितों से मिलकर बनता है। जब उनकी प्रगति होगी, उनका डेवलपमेंट होगा तो ये देश भी आगे जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रवादी होने का ठेका किसी पार्टी के पास नहीं है। इस देश की हर पार्टी, इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है और भारत का संविधान उसको इस बात की अधिकार देता है। बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।